मेरी बाईं तरफ है सुमित, मेरी दाईं तरफ है अमित। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करेंगे अभिषेक के एक राज खोलने से। बॉस यहीं बैठे अकेले में बताइएगा। 2026 का जो असेंबली चुनाव है ये बाइपोलर होने वाला है, लेकिन एक तरफ बीजेपी और एक तरफ ममता है। कोई सबसे इंटरेस्टेड है तो वो है हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वो, वाकई मस्जिद की जरूरत थी वहाँ। अगर मुस्लिम लीडर्स की बात करें तो हुमायूं कबीर की अपनी एक पहचान है। वहाँ पे अगर ओवैसी को साथ में खड़ा कर दीजिए और हुमायूं कबीर को, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर वो आदमी है। तब तक यहाँ कोलकाता में खेल हो जाता है। दीदी के मंच पे चढ़ने से पहले ऐलान हो गया कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला जाता है। ये ईडी की एंट्री कैसे हो जाती है? तीसरी पार्टी ईडी है क्या? ईडी को लेकर लगातार सवाल उठते आए। टीएमसी का पूरा डेटा जो है वो आईपैक के पास है। क्या प्रशांत किशोर तक पूछताछ जाएगी? प्रशांत किशोर ने 2021 के चुनाव में ममता का कैंपेन संभाला था, फोटो खिंचवाई थी। भाई ये तो जांच एजेंसी का काम है। उस फाइल में क्या था? नेता जो होता है ना, बहुत मैसेजिंग है, हो सकता है उसमें कुछ भी ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। फिर लेकर आई हूं रिपोर्टर्स अनकट और साथ में उन रिपोर्टर्स को भी जो कि फील्ड से सीधे आपके लिए खबरें लेकर आते हैं टाइम्स नाउ न भारत पर। आज हम फिर ऐसे रिपोर्टर्स से बात करेंगे जो कि टाइम्स नाउ न भारत के जरिए आप तक सीधी और सच्ची खबर पहुंचाते हैं, फैक्ट्स की पड़ताल करते हैं। ये कार्यक्रम है ऐसे ही रिपोर्टर्स का जो आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बारी बारी से आपसे सबका परिचय भी कराऊंगी। सुमित जी अभी फोन में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये लांछन है मुझ पे, शुरुआत नहीं बता दूं। आप भी देख रहे हैं मैं कोई लांछन नहीं लगा रही हूँ। मैं इन्हीं को सुन रहा हूँ। रिपीट कर दूं, आपने क्या क्या बोला? नहीं अभी शुरू से मैं अब तक रिपीट कर दूं? नहीं अभी मुझे इंट्रोड्यूस कर सही और सच्ची खबर लाने वाले रिपोर्टर की बात कर रहे हैं। तो मैं जो मुझे इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। मेरी बाईं तरफ है सुमित, इनको आप सब जानते हैं। सुमित अवस्थी जी देश के नामी गिरामी एंकर हैं। मैं इनका परिचय कराऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने बड़ी जरूर इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनका परिचय कराते मुझे लगता है छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है कार्यक्रम की। तो सुमित अवस्थी जी देश के नामी गिरामी एंकर हैं। टाइम्स नाउ न भारत पर रोजाना शाम 7 बजे चक्रव्यूह कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो उस कार्यक्रम को देखना भी मत भूलिएगा आप। मेरी दाईं तरफ है अमित, नेशनल एडिटर हैं टाइम्स नाउ न भारत के। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रिपोर्टर्स के जरिए व्यवस्था करते हैं कि आप तक सही समय पर वो पहुंच सके। सुमित की बाईं तरफ है अभिषेक राज, टाइम्स नाउ न भारत के तेज तर्रार रिपोर्टर। अमित की दाईं तरफ है अनुज मिश्रा, जो क्राइम, इन्वेस्टिगेशन और तमाम पहलुओं पे, पुलिस से जुड़ी तमाम बातचीत पर वो हमारे साथ टाइम्स नाउ न भारत पर जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल के इस खास कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करेंगे अभिषेक के एक राज खोलने से। बता दूं? बता ही दो, मुझे भी नहीं पता। मैं बता रही हूँ। राज है, कैसे पता होगा? राज को राज रहने दो। नाम में राज है, बड़ा राज तो नहीं। नहीं बॉस इशारों यहीं बैठे अकेले में बताइएगा। नहीं, मैं बता दूं, बंगाल से आए हैं और खास करके डिजिटल की टीम के लिए बंगाल की मिठाइयाँ लेकर आए हैं। ये अमित को भी नहीं पता है। हाँ, ये हमारे जो टीम में सबसे पहले इसे मुझे खिलाना चाहिए था। कोई जरूरी नहीं है कि आपको खिलाए, मुझे भी खिला सकते हैं, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ पसंद है, इनको पता है अभिषेक को। ध्यान रखूंगा सर वो वेराइटी है ना सर, एक एक करके आएगा ना सर। तो ये राज मैंने खोल अगली बार दिया। आप भेजेंगे। अगली बार सर वही तो बात। सुमित जी आपको भी नहीं मिली ना बंगाल की मिठाई? मैं तो मिठाई आजकल कम ही खा रहा हूँ, तो ठीक है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि बंगाल में इतनी कड़वाहट है अभी वहाँ पर, और हम मिठाइयों की बात कर रहे हैं। अभिषेक, बातचीत की शुरुआत आप ही से करते हैं। बंगाल से आए हैं आप, ताज़ा लौटे हैं वहाँ से, क्या हाल है? यहाँ तो गर्मी कम, ठंड कम हो गई है, वहाँ कैसा सियासी माहौल? मैम सियासत और वेदर की अगर मैं बात करूँ तो वेदर बिल्कुल दिल्ली से उलट है। जैसे यहाँ हम जैकेट 2-3 पहन के घूम रहे हैं, रूम में हीटर चला रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन सियासत का जो तापमान है वो यहाँ दिल्ली से बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्मी है। मतलब ममता बनर्जी जिस मूड में है और शुभेंदु अधिकारी का जो अभी पूरा एक एटीट्यूड नजर आ रहा है, मतलब आप मान के चलिए जो हमने साल 2021 में चुनाव देखा था उससे ज़्यादा टफ, ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा गंभीर ये चुनाव होने वाला है, बीजेपी के लिए भी, टीएमसी के लिए भी। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे लग रहा है कि कोई सबसे इंटरेस्टेड है तो वो है हुमायूं कबीर। उसके बारे में बात करेंगे हम कि हुमायूं जी का क्या रोल होगा और कैसे हुमायूं जी बीच में एंट्री मार रहे हैं। बंगाल की बात करेंगे तो हुमायूं कबीर का जिक्र भला कैसे नहीं होगा सुमित जी। बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वो, जो यहाँ नहीं बन सकी,
तो वो अब बंगाल में बन रही है। तो क्या आप कह रही हो यहाँ पे अखिलेश को बनवानी चाहिए थी? नहीं, या मैंने ओवैसी ऐसा को नहीं, बनवानी मैं चाहिए थी? ऐसा आप क्या कहना नहीं, चाह मैं रही ऐसा हैं? नहीं कह रही हूँ। उन्हीं का बनता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। यहाँ तो अब अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये बाबरी प्रकरण ये क्यों फिर से शुरू हुआ है? आप इसको मतलब बंगाल चुनाव के लिए सिर्फ हुआ है कि वाकई मस्जिद की जरूरत थी वहाँ पे? जहाँ मेरे ख्याल से ना पिछले 3-4 बंगाल के असेंबली के चुनाव अगर आप देखेंगी ना प्रतिभा, तो ये बात निकल कर सामने आती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 का जो असेंबली चुनाव है ये बाइपोलर होने वाला है। ये आमने सामने का मुकाबला है। एक तरफ राइट है, एक तरफ लेफ्ट तो नहीं कहना चाहिए ममता को, लेकिन एक तरफ बीजेपी और एक तरफ ममता है। इसको ऐसे आप कह सकते हैं। मुकाबला तो इन्हीं दोनों पार्टियों में दिख रहा है। पिछली बार जैसे लेफ्ट भी थी, कांग्रेस भी थी, उनका अलायंस हो गया था। उसके पहले चारों पार्टियां एक साथ लड़ रही थी 2015-16 के चुनाव में। उसके पहले अगर आप जाते तो ममता बड़ी पार्टी के तौर पर चुनौती दे रही थी लेफ्ट को 2011 में जब वो पहली बार सीएम बनी। तो मैं कह रहा हूँ या तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट रहा या क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट रहा। ये इलेक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें बाकी दो है ही नहीं, ममता है, ममता के विरोधी के तौर पर बीजेपी है। अब इसमें हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी, अधीर रंजन चौधरी, मतलब कांग्रेस हो गया या लेफ्ट हो गया, ये सब अदर्स में गिने जाएंगे। अगर आप जब टैली बनाते ना चुनाव में, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड मोर्चा नहीं कहेंगे आप? मुझे तो नहीं लगता। ये आमने सामने की लड़ाई हो, जितनी आमने सामने की लड़ाई होगी उतना फायदा भाजपा को है। और ये जो भी बात कर रहे थे सुमित सर थर्ड फ्रंट की, सर मैं बता दूं आपको, हुमायूं कबीर अभी बैठे हुए हैं एकदम। आप सोचिए कि हर तीसरे चौथे दिन वो कोलकाता पहुंचते हैं, कलकत्ता के रॉयल बंगाल और वेस्टर्न होटल में, जहां पे सीनियर लीडर्स बीजेपी और बाकी पार्टियों के बैठते हैं, वहां वो रुकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बाबरी मस्जिद का आपने जिक्र किया, इसकी कहानी की शुरुआत अगर मैं बताऊं आपको तो 4 दिसंबर को, आपको याद हो तो ममता बनर्जी की बहरमपुर में रैली थी। उस दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। हुमायूं कबीर को अंदर से इंटेंशन इस बात की थी, क्योंकि 3 तारीख को मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हुमायूं कबीर ने ऑफ रिकॉर्ड मुझे कहा था कि मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कल मुझे इनवाइट किया गया है तो मैं तो दीदी के कार्यक्रम में जाऊंगा। ये उनके उनके वर्ड्स थे। तब तक वो टीएमसी में थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सुबह सुबह 7 बजे हमें पता चला कि हुमायूं दा पहुंचने वाले हैं। अच्छा, बंगाल में दादा और दीदी का बहुत फैक्टर है। आप उनको श्रीमान कह के नहीं बुला सकते, दादा और दीदी का कॉन्सेप्ट चलता है। मैं अगले दिन सुबह 7 बजे ही हुमायूं दा को फ़ोन किया। मैंने बोला दादा कहाँ हैं? बोला मैं तो आ रही है रैली में बहरमपुर में, तुम वहीं पहुंचिए, वहीं मैं तुमको अपना बयान जो भी है वो देगी। मैंने बोला अभी तक टीएमसी में है ना आप? बोले एकदम टीएमसी का नेता, हम विधायक है भरतपुर से, कैसी बात कर रही है, दीदी से मिलेगी हम। 8:30 के लगभग में वो रैली स्थल पे पहुंच जाते हैं। 9-9:15 के आसपास वो मंच की तरफ जाते हैं। तब तक चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। उनके अंदर जाने से पहले जो हमने उनकी बाइट किया था, उनका इंटरव्यू किया था, उसमें वो कह रहे थे दीदी आ रही है, बहुत जोश है लोगों में, टीएमसी सरकार बनाएगी, ये वो फलाना फलाना। अंदर जब वो गए, दीदी लैंड की, दीदी का हेलीकॉप्टर चॉपर उतरा और 1 घंटे का पूरा गैप हुआ। मैंने इतना गैप कभी बंगाल में किसी पॉलिटिशियन की रैली में नहीं देखा कि वो चॉपर से उतरने के बाद मंच तक 1 घंटा तक बैठा हुआ। वो कहाँ थी उस दौरान? वो कहाँ थी? वो अंदर बैठी हुई थी। वो अंदर मीटिंग चल रही थी जिसमें कि टीएमसी के जो 3-4 सांसद, वहाँ राज्यसभा के सांसद बड़े बड़े पहुंचे हुए थे, उनसे मंथन हो रहा था। जो ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनसे बातचीत हो रही थी। हुमायूं कबीर तब तक बाहर थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मंच के पीछे मीटिंग और इन सबसे इतर मंच के साइड में हुमायूं कबीर अकेले, कोई नहीं पूछ रहा था। तब तक यहाँ कोलकाता में खेल हो जाता है। कोलकाता में क्या होता है कि यहाँ पर जो बाबू हकीम है, जो कि टीएमसी के सीनियर लीडर मेयर माने जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उसी बीच में दीदी के मंच पर चढ़ने से पहले ऐलान हो गया कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला जाता है। इसके बाद पूरा का पूरा सिनेरियो वहाँ पे बदल गया। हमारे पास जब पूरा वो आया, पूजा जी हमारी जो बंगाल में एडिटर हैं, वहाँ पूरा देखती हैं, ब्यूरो है हमारा, तो पूजा जी का मेरे पास कॉल आया। पूजा जी मुझे बोली अभिषेक यार ये कलकत्ता में तो खेल हो गया। मैंने बोला क्या? हुमायूं कहाँ है? मैंने बोला हुमायूं तो अंदर मौजूद है ममता दीदी की रैली में। कि क्या बात कर रहे हो, उनको तो पार्टी से निकाल दिया। तो ये सब तब हुआ जब हुमायूं कबीर वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैं इसलिए आ रहा हूँ उसके ऊपर कि हुमायूं इतने गुस्से में क्यों है और ममता से इतने खफा क्यों है। आप सोचिए दीदी वहां बैठी है ना, दीदी से उनको मिलने दिया गया ममता बनर्जी से। साइड में वो भागते भागते बाहर आए, मीडिया से छुपते हुए पीछे वाले गेट से। तब तक हम लोग साइड में खड़े थे, तो हम लोग दौड़ लगा के उनको पकड़े। उस दिन हुमायूं दा मेरे पे गुस्सा भी गए थे क्योंकि मैं लगातार उनको कन्फ्रंट कर रहा था। मैंने बोला दादा आपसे सवाल मैंने पूछा था, सब ठीक है, सब ठीक है, आपने बोला सब ठीक है, ये क्या हो गया? तो हुमायूं दा कहा जो भी हुआ है मैं इसका जवाब 6 दिसंबर को देगी।
और उस दिन उन्होंने बाइट में कहा कि मैं बाबरी के स्टैंड पे एकदम क्लियर है, मैं बाबरी बनाएगी, किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखाए। दीदी को वहीं से उन्होंने चैलेंज किया और वहीं पे उनका पहला स्टेटमेंट था कि ममता बनर्जी की सरकार को मैं ही गिराएगी और जो भी करना पड़ेगा मैं करेगी। ये स्टेटमेंट था हुमायूं कबीर का और वहां से दिलचस्प कर दिया है। अमित, मैं आप पे आती हूँ आपके पास। ये जो हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाना, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी का सपोर्ट है, बैक से समर्थन है हुमायूं कबीर को, ताकि जो वोट बैंक है ममता बनर्जी का वो डिवाइड हो जाए सके। आप इसको कितना मानते हैं सही? मुझे लगता है इस बार का अगर चुनाव आप देखें तो बंगाल में एक हमेशा ना एक बैटलफील्ड बनता है। पिछले बार नंदीग्राम था जहाँ पर ममता और शुभेंदु आमने सामने थे, इससे पहले सिंगूर था। इस बार जो है ना वो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर सबसे बड़ा चेहरा बनकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार का जो पूरा चुनाव है उसका जो बैटलफील्ड होगा वो मुर्शिदाबाद होगा, मुर्शिदाबाद। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बीजेपी का कोई प्लान है। लेकिन देखिए, हुमायूं कबीर, अगर मुस्लिम लीडर्स की बात करें तो हुमायूं कबीर की अपनी एक पहचान है। वहाँ पे अगर ओवैसी को साथ में खड़ा कर दीजिए और हुमायूं कबीर को, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर वो आदमी है हुमायूं कबीर है। और एक और चीज़ है, बंगाल में ना रीजनल लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। वहाँ की जो जनता है ना, बाकी बिहार यूपी उस टाइप से आपको नहीं मिलेगी कि योगी जी आ रहे हैं तो उसके पीछे हम भागेंगे। लेकिन जो वोट जो है ना वो कन्वर्ट आपके रीजनल लीडरशिप की तरफ से होता है। तो मुझे लगता है कि एक फोर्स के तौर पे खड़ा हो रही, जो भाजपा को सूट कर रही है, दो तरह से। एक तरह से उसकी पिच है कि बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, इसके बहाने वो इस चीज़ को और बढ़ाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ाएगी कि निश्चित तौर पर, जैसा कि सुमित जी ने भी कहा कि इस बार बीजेपी और आमने सामने है, उन्हीं दोनों के बीच चुनाव है, और उसमें अगर बाबरी जैसे मसले आते हैं तो वो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें जो फैक्टर होंगे वो जो वो बोला जाता ना कि भद्रो लोग जो वहाँ के कहा जाता है, जो करीब 60 से 70 सीटें हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत फ़र्क नहीं करती हैं। अगर उनको कहीं कन्विंस कर लेगी बीजेपी, उनको कहीं 60 से 70 लोग बात तो करते हैं, लेकिन तो वो अगर चेंज होता है, थोड़ा सा माइंड चेंज होगा तो पूरा इलेक्शन बदल जाएगा। तो ये जो अभी कहा ना अभिषेक ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू में बोल के चले गए कि जब वो 3-4 दिन में कलकत्ता जाते हैं हुमायूं कबीर, तो उन होटलों में जाते हैं जहाँ बीजेपी के बड़े नेता रुक रहे हैं। तो जो अमित बोल रहे हैं, दोनों को आप जोड़ लीजिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा सवाल, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये दोनों ने रिकॉर्ड पे कहा है। उनका अपना वो घर नहीं वहाँ पर, इनका मतलब इन पर मैं ज्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ अभी। वैसे अमित का भी रोज मतलब पश्चिम बंगाल आना जाना लगा हुआ है, हमारी सारी टीम लगभग जा रही है, सब लोग बंगाल आ जा रहे हैं, चुनाव का समय आ रहा है तो सबका दौरा हो रहा है वहाँ पर। मैं थोड़ा अनुज के पास आती हूँ। अनुज, ये जो चुनाव के समय में चुनाव आयोग काम करे, ठीक है, प्रशासन काम करे, ये तो समझ में आता है, ये ईडी की एंट्री कैसे हो जाती है? और ये इसकी टाइमिंग, मुझे सुमित जी हंसी आ रही है आपको, लेकिन बात सवाल गंभीर है। सवाल अच्छा है, सवाल गंभीर है। आपने अच्छा टर्न मारा है। ये कह रहे हैं मैं इसलिए हंसा कि मैंने बाइपोलर बोला, मुझे ट्रायंगुलर बोलना चाहिए। तीसरी पार्टी ईडी है क्या? ये ईडी की टाइमिंग जो है, आपको कुछ संदेह है इसकी टाइमिंग पर? ईडी अपना क्या काम कर रही है तो बाद में आप खुद ही बता देंगे। ईडी की टाइमिंग को लेकर आपका क्या कहना है, ये बताइए। तो मुझे ईडी की तरफ से बोलना है या फिर मैं नॉर्मल बोलूं? नहीं, आप ईडी की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? आप ईडी के नहीं, इसको लेकर, ईडी की टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से बाकायदा ये बात कहा गया कि जो मामला 2024 फरवरी में इसमें लास्ट गवाही हुई थी, उसके बाद से ही ये मामला ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन 8 जनवरी को अचानक ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, पश्चिम बंगाल सहित तमाम जगहों पे छापेमारी करते हैं और आईपैक पर सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि ममता बनर्जी का साफ तौर पे ये कहना था कि टीएमसी का पूरा डेटा जो है वो आईपैक के पास है। ऐसे में ईडी का वहां पर छापेमारी करना कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है और ईडी पर भी सवाल खड़े करता है। ईडी को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं, चाहे हम दिल्ली इलेक्शन की भी बात करें तो दिल्ली इलेक्शन में भी हमने देखा कि चुनाव से पहले किस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, चाहे लीकर पॉलिसी की बात की जाए, सक्रियता तेज हो जाती है उनकी चुनाव के समय में ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। हालांकि इस बाबत ईडी का अपना तर्क है। ईडी का ये कहना है कि हम जांच करते हैं, जांच के दौरान हमें जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जाते हैं वैसे वैसे हम अपना एक्शन लेते हैं। इस दौरान भी ईडी का ये कहना था कि हमें एक इनपुट मिला था, इनपुट के आधार पर हमने छापेमारी की। हम अभी तफ्तीश अपना कर ही रहे थे, तभी ममता बनर्जी
लाव लश्कर के साथ पहुंच जाती हैं, अपने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ पहुंच जाती हैं और बाकायदा हमने इतना पार्शियलिटी किया था, ईडी का ये साफ तौर पे ये कहना था कि जो अधिकारी थे वो न सिर्फ हमारे ऊपर हावी होते हैं बल्कि एक अधिकारी का तो फ़ोन तक ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसको दिया जाता है बाद में कि भाई हमारा क्यों फ़ोन ले रहे हैं। काफी कन्फ्रंट्रेशन था बंगाल पुलिस और ईडी के और बीच में। 3 अधिकारी जो थे जिसमें से एक अधिकारी दिल्ली से ही यहाँ से गए हुए थे, उन पर सारे, चाहे डीजीपी की बात की जाए या कमिश्नर की बात की जाए या ममता बनर्जी खुद, इतना ज़्यादा हावी थी कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। ईडी का ये कहना है कि हमें काम करने देते, अगर चीज़ें नहीं मिलती, भाई ये तो जांच एजेंसी का काम है, जांच एजेंसी अपना काम करेगी, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाव लश्कर के साथ आप आते हो, इतना नहीं एविडेंस के साथ खिलवाड़, क्योंकि फ़ोन प्रतीक जैन का, या हम बात करें वहाँ पे जितने एम्प्लॉय थे उनमें से लोगों का फ़ोन, जो डिजिटल आपका डेटा होता है, डिजिटल सबूत जिसको आप कहते हैं, उसको वहाँ से ले जाना, ये कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़ा करता है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी की तरफ से तर्क रखा गया था। ईडी को यहाँ पर राहत मिली है, जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, 4 एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया, हालांकि जवाब मांगा गया है न सिर्फ ममता बनर्जी से बल्कि ईडी से भी जवाब मांगा गया है, क्योंकि जो राज्य सरकार का कहना था टाइमिंग को लेकर, जिस पर आपका भी भी कहना था कि भाई ये मेरा कहना नहीं है, ये तो जो मैं तो ऐसे एक चीज है कि जैसे ये मामला जो है 2020 का है, जब 2020 में गोवा के चुनाव में कहा जा रहा है जो आरोप है कि हवाला से पैसा गया, उस समय आईपैक को कौन देख रहे थे? प्रशांत किशोर। तो क्या प्रशांत किशोर तक पूछताछ जाएगी? क्योंकि भाई उस समय सारा अगर उसको हेड करना था तो ये मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग। और बस प्रशांत किशोर ने 2021 के चुनाव में ममता का कैंपेन संभाला था, फोटो खिंचवाई थी। जब चुनाव जीत गई थी ममता तो बाहर निकल के प्रशांत किशोर अभिषेक के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। जांच जो है पूछताछ है वो प्रशांत किशोर तक जाएगी क्या? ऐसा सबसे कुछ इंटरेस्टिंग अधिकारी बात बता बस रहे ये हैं। है कि इसमें आप देखिए आईपैक में जो पूरे उसके हेड हैं वो सिर्फ प्रतीक नहीं है, उनके साथ 2 लोग और हैं, लेकिन आप सोचिए चेहरा कि प्रतीक है। चेहरा प्रतीक है, लेकिन रेड वो इसलिए क्योंकि एडवाइजर भी है, एडवाइजर भी है। और दूसरी बात यह है कि प्रतीक ही पूरा बंगाल चैप्टर देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पहले भी 2021 का जो चुनाव हुआ था प्रतीक का ही पूरा रोड मैप बनाया हुआ था और प्रतीक पे बहुत ज्यादा ममता डिपेंडेंट है, मतलब एक हम क्लोज फ्रेंड टाइप कह सकते हैं। वो हमेशा सजेशन लेते रहती हैं। और जो अनुज भैया बता रहे थे अभी कि जिस तरीके से ईडी की टीम पहुंची और ये सब हुआ, एक तरह मुझे लगता है भैया ये पावर टसल था कि मैं बड़ा या तुम नहीं, मेरे यहाँ एरिया पे एक चीज और है। पावर टसल बनाया एग्जैक्टली। में पावर टसल दिखाया गया कि तुम मेरे इलाके में आके मेरी जांच नहीं कैसे कर सकते। ममता का वहां जाना वो दिखाता है कि तुम मेरे आगे में कैसे आ गए। सुनील जबकि उनको नहीं सर, जाना ईडी चाहिए। के अधिकारियों का ये कहना होता है कि बंगाल में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। न सिर्फ वो जितने देर ऑफिस में बैठते हैं या घर जाते हैं, बहुत कम वो लोग बात करते हैं। उनका ये कहना होता है कि हम हमेशा डरे रहते हैं और इसीलिए ज़्यादा समय वो एक अधिकारी जो है ज़्यादा समय बंगाल में नहीं बिताता, पश्चिम बंगाल में। उनका ये कहना होता है कि कहीं ना कहीं हमें शक होता है कि हमारी जासूसी की जा रही है, कोई है जो हमें देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है वो ममता के, मुझे लगता है कि ये हमेशा होता है अनुज, जिसकी जहाँ पर तूती बोलती है वो वहाँ पर अपना अपर हैंड रखना चाहता है। आप याद करिए जब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, महाराष्ट्र की पुलिस कमिश्नर पर तमाम इल्ज़ाम लगे थे, याद करिए, है ना। उस वक्त भी एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति आई थी। वो लालू का बिहार के जो डीजीपी थे वो चले गए। तुझे कौन सा ये सुशांत सिंह वाला मामला था ना, उस वाले मामले में कैसे 2 राज्यों की पुलिस सामने परमवीर सिंह कैसे 2 राज्यों की एजेंसी सामने थी। झारखंड में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ। वही चीज यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है ना, सीधे सीधे सीएम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हाँ। ये जो एक मेरे भी एक ये ममता की बहुत जो इंटरेस्टिंग झाड़ू बात वाली है। नेचर है ना, ममता की एक उसको इस तरह से देखिए कि आज की डेट में जो मुझे लगता है पॉलिटिशियंस में, अपोजिशन के पॉलिटिशियन में थोड़ी शार्प है। वो चीज़ों को मुद्दा बनाना जानती है कि कैसे ये हो सकता था आराम से। वो वहाँ पहुँच के मेरे फाइल ले रहा है, मेरी प्लानिंग ले रहा है, वो उसको दूसरा रंग दे दी। अगर इसमें एक और चीज़ मैं भी बोल रहा था कि एक मेरे ईडी के दोस्त है, उसने बताया कि वहाँ पे जो अधिकारी जाते हैं उनको डर लगता है कि जब आप खाना खाने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कोई आपसे जानवर के टकरा जाए, मामला बन जाए। इस तरह की कई चीज़ें होती है और वहाँ पर इसलिए ज़्यादा डर है। मतलब मुझे लगता है कि बाहर में इस तरह का डर नहीं है, बट बंगाल में क्या है कि वो बहुत एग्रेसिव है। ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिव है। वो किसी चीज़ को लाइटली नहीं जाने देती कि आप आओ और कुछ करके चले जाओ, ऐसा नहीं है। मैं मुझे हिसाब लगता है बराबर कि रखती हूँ। आप लोग इत्तेफाक रखेंगे कि पहली बार संभवतः, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी ईडी की जांच चल रही हो और कोई सीएम इस तरह से वहां पहुंच जाए। मुझे लगता है ये पहला मामला है देश का कि जांच के दौरान ममता बनर्जी जिस तरह से पहुंची। और सबके जहन में एक सवाल, अभिषेक आप वहां यदि थे तो बताइए कि वो जो फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली आईपैक के ऑफिस से, प्रतीक जैन के दफ्तर से, वो हरे रंग की फाइल थी। उस फाइल में क्या था?
ये बड़ा दिलचस्प है। वो फोल्डर हरे रंग का था, फाइल नहीं है, वो फोल्डर हरे रंग का है। फोल्डर कागज हरे तो रंग सफेद ही का, है। वही जो भी हरे रंग का था। इंटरेस्टिंग आप उसमें कुछ तो था जो ममता ने लेकर निकली खुद Obviously, से। देखिए नेता जो होता है ना बहुत मैसेजिंग है, हो सकता है उसमें कुछ भी ना हो, एक हो मैसेज सकता था, है, हाँ। एकदम कुछ ना हो। देखिए मैसेज उनको वो जाने का मतलब था कि वो मैसेज देना चाह रही थी कि ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। तो उसका देखिए अगर आपको याद हो तो पिछले बार नंदीग्राम में ही उसके पैर में चोट लग गया था ममता को। क्या पूरा इलेक्शन उन्होंने खेला हो पूरे गए। प्लास्टर में ही खेला हो गए कर दिया। व्हीलचेयर तो ममता बनर्जी को पता है कि चुनाव में कैसे किस तरफ मोड़ा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट बुलेट। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को बंगाल में जो पॉलिटिशियन और जो राजनीति की समझ रखते हैं वो कहते हैं कि एडवर्सिटी में बेस्ट प्लेयर है, मतलब बेस्ट फिनिशर है। वो शुरुआत में बहुत धीरे खेलती हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है उनका जो शॉट है वो बहुत तेज हो जाता है, बहुत शार्प हो जाता है, और जितनी एडवर्सिटी, जितना प्रेशर आता है उतना वो ज्यादा निखर के आती हैं। अनुज, आप कह रहे थे कि फाइल से इंपॉर्टेंट वो प्रतीक जैन का फोन और बिल्कुल डिजिटल डिवाइस, सबसे इम्पोर्टेंट था डिजिटल डिवाइस, जिसमें पूरा डेटा था, पूरी इंफॉर्मेशन थी। साथ ही साथ ये भी उसमें था कि जो पैसों का लेन देन हुआ, क्योंकि जाहिर तौर पर जो आरोप थे वो गंभीर आरोप थे। 20 करोड़ रुपया गोवा भेजे गए और वो 20 करोड़ रुपया खपाया कहाँ गया? आईपैक में। कैसे खपाया गया और वो पैसा कैसे किसका था? वो पैसा निश्चित तौर पर जो कोल स्कैम की कोल बात हो रही है स्कैम उसके। था। इसके अलावा सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईडी का ये कहना है कि हमारे पास कई ऐसे एविडेंसेस थे जिसमें ये पता चल रहा था कि किस तरीके से कई और घोटाले के पैसे जो हैं वो आईपैक तक पहुंचाए गए थे। इसकी इंक्वायरी अभी हम शुरू ही करते कि उससे पहले ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। सवाल यहाँ पर यह है ममता बनर्जी की मंशा पर कि अगर कोई जांच एजेंसी जांच कर रही है तो उसे आप जांच करने दीजिए। हाँ बिल्कुल, जांच एजेंसी की तरफ से, और जांच एजेंसी बाकायदा एक साथ न सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें बल्कि कई राज्यों में उनकी ये छापेमारी चल रही थी। केवल 3 ऑफिसर पहुंचे थे वहां पर। 3 ऑफिसर पर आप इतना ज़्यादा फोर्स लेकर पहुंच जाती हो, उन्हें आप जांच नहीं करने देते हो, तो ये कहीं ना कहीं सवाल है, बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा, न सिर्फ यहाँ पर मैं उस दिन की बात करूँ बल्कि हाई कोर्ट में जब मामला था, जब हाई कोर्ट ईडी पहुंची थी उस दौरान भी किस तरीके से हंगामा किया गया, उसको लेकर भी कई ऐसे एविडेंस मिले, सबूत मिले कि बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, बाकायदा लोगों को बुलाया गया। टीएमसी के वर्कर जो हैं वो लॉयर के भेष में कोर्ट में पहुंच जाते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं, सुनवाई नहीं होने देते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? सीधी सी बात है, सवाल यही है ना ईडी के अधिकारियों का कि भैया हम तो जांच एजेंसी हैं, हमें अपना काम करने दो। कुछ गलत है तो कोर्ट है ना, कोर्ट में आप आओ, बात करो, लेकिन आप हमें जांच ही नहीं करने दे रहे। अनुज, ये भी तो सच्चाई है, सॉरी अब मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। पिछले 5-7 सालों में जब से ईडी का पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल होने लगा, ये इल्ज़ाम लग रहा है, तब से जितने पॉलिटिकल लीडर्स को ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया गया, जब वो पूछताछ से निकल के आते हैं तब वो आप उनसे बात करिए कि क्या होता है अंदर, तो बताते हैं। ऐसे तमाम मित्र आ रहे हैं हम लोगों के जो ईडी की पूछताछ में गए हैं और जो बताते हैं कि बुलाते हैं 15-15, 10-10 घंटे बिठा के रखते हैं और पानी तक नहीं पूछा जाता, कोई सवाल जवाब भी नहीं हो रहा। ये भी नहीं कि आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको बुला के बंद कमरे में अकेले बिठा दिया, फ़ोन नहीं दे रहे हैं आपको आपके हाथ में, आप अपने आप खाने जाना है कि नहीं जाना है, टॉयलेट जा सकते कि नहीं जा सकते, मेंटल ट्रॉमा देते हैं इस तरीके से। और ये पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं जो 2 बार 3 बार के सांसद या एमपी या पॉलिटिकल लाइफ में रह रहे हैं। तो जो ईडी के अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगता है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, ये उन दोनों के बीच की बात है, पर ये कहानियां भी आती हैं सामने। तो उस पे एक चीज़ है, जैसे ईडी के मतलब 2 लोग जानने वाले दोस्त लोग भी हैं जो रहे हैं, उनका कहना है कि एक तरह का ये आरोप तो है जो कि पॉलिटिकल पार्टी जब इस चीज़ को कर रही है और नेता को बुलाएंगे तो पॉलिटिकल आरोप लगेगा, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल भी गेम होता है उनका। आप अक्सर जो होते हैं कि थोड़ा साइकोलॉजिकल, क्योंकि अगर आप उस गड़बड़ हैं तो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर जब पड़ता है, दबाव पड़ता है तो आप जल्दी टूट जाते हैं। तो ये भी तरीका होता है कि 2 दिन 3 दिन आप इसको थोड़ा सा हरास करो, इस तरह से करो ताकि वो चीज़ों को बोले। फिर वही बात है ना, जैसे कि देखिए अगर आपने उनसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है तो कितने ईडी के द्वारा दायर किए गए मामले निष्कर्ष तक पहुंचे, बताइए ना। 0.03% डेटा, ऑफिशियल डेटा है भाई। ईडी छानबीन करती है, जांच करती है, 96-97% लोग आज तक एफआईआर नहीं हुई, आज तक मुकदमा नहीं हुआ। तो ये तो इसका मतलब पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो ममता कह रही है, यही ममता कह रही है। नहीं, इसमें ईडी का सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो ईडी ने सिर्फ पॉलिटिकल मामलों में इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कई ऐसे मामले मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं। हाँ, जैसे मैं इन जनरल क्राइम से रिलेटेड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस पूरी कहानी मुझे लगता चुनाव वाली है, एजेंसीज को लेकर आपको याद होगा यूपीए के टाइम में तब भी लगता सुप्रीम कोर्ट था, बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है सरकार जो है सबने की तरह इस्तेमाल इस्तेमाल किया। होती है। मैं तो तब बोला था मैं तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी से पूछा था मनमोहन सिंह के वक्त पे
क्या आप इंडिया का ये दिल पे हाथ रख के इंडिया बोल का तोता सकते गया हैं? था। आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि सीबीआई का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं? राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पाए, चुप हो गए थे। जो भी मुझे लगता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उन सब पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि ये राजनीतिक इस्तेमाल होता है ईडी का, चाहे ममता ने सीबीआई किया ही ना, अपने साथ वो अधिकारी को लेके गई, अपने साथ डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को साथ लेकर गई जब वो उसके घर में पहुंची है। साथियों, हम दिल्ली ऑफिस पहुंच गए थे, ईडी के ऑफिस। हम वापस बंगाल चलते हैं। सुमित जी, आपके पास आती हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली हुई है रविवार को अभी सिंगूर में। सिंगूर वही जगह है जहाँ से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल हुई। जो भूमि अधिग्रहण का आंदोलन था सिंगूर, उसके बाद नंदीग्राम, और इस आंदोलनों से ममता बनर्जी एक ऐसा प्रमुख चेहरा बन करके उभरी कि उन्होंने वाम दलों की सत्ता उखाड़ फेंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगूर से रैली को, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और वहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है ममता बनर्जी को? देखिए, सीधे तौर पर जैसे हमने कहा ना कि ये जितनी भी अब तक हमने चर्चा की उसमें कुल मिलाकर अभी तक हम सब ने मिलकर एक बार भी किसी भी कांग्रेस के नेता का नाम नहीं लिया, किसी भी सीपीएम सीपीआई की नेता का कहीं नाम है नहीं ही लिया। नहीं वो इसमें तो दूर तक। पीएम की रैली में भी पूरी तरीके से दीदी छाई हुई थी। दीदी पर उनके एलिगेशन चल रहे थे, दीदी को उनकी सरकार ने कितने खराब काम किए वो पीएम गिना रहे थे, कैसे उनकी सरकार के वक्त में केंद्र की योजना लागू नहीं हो पा रही है वहाँ पर, वो तमाम चीज़ें पीएम ने गिनाई। पर मैं एक चीज़ इससे इन सब के बावजूद ऐड करना चाहता हूँ, जो बात अभी अमित बोल रहे थे ना कि वो ममता बनर्जी जो है वो एक शार्प और बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, और ममता बनर्जी जानती है कि लड़ाई को किस तरीके से लड़ा जाता है। छोटी छोटी घटनाएं, वो खुद मुख्यमंत्री होकर प्रोटेस्ट पे चल देती हैं, मुख्यमंत्री होकर वो सड़कों पर धरना दे रही हैं और चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हुए हैं और पुलिस के अधिकारी साथ में चल रहे हैं, प्रोटेस्ट में उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लग रहा है कि वो सरकार की रैली हो रही है। सरकार किसके खिलाफ रैली कर रही है? भाई अगर आपको मोदी जी के खिलाफ रैली करनी तो दिल्ली आ क्या करो ना, जनता वो आरजी कर जो मेडिकल केस था उसमें भी यही देखा, उसमें भी वो सड़क पे उतर जो गई। उनकी जवाबदेही बनती है, उस जवाबदेही में वो कैसे दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए, इसमें ममता बनर्जी बहुत स्मार्ट है। वो टिपिकल खाटी पॉलिटिशियन है। पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, मैं पिछले साल के आंकड़े देख रहा था, पिछले चुनाव के 2021 वाले चुनाव के, ममता बनर्जी शायद 107 सीटों पर जीती थी। मैं उनकी बताता हूँ, 2021 में 177 के आसपास सीटें हैं, जिसमें से ममता बनर्जी 117 सीटें ऐसी जीती हैं उनकी पार्टी जहां से 10,000 से ज्यादा का मार्जिन है। 117 सीटें, तो उनका जब वोट पड़ता है तो उनके लिए भरपूर वोट पड़ता है, बम्पर वोट पड़ता है। एक बात ये। दूसरी पॉलिटिकल टिप्पणी में ये करना चाहता हूं कि बीजेपी का चेहरा कौन है, बीजेपी का नेता कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी से। शुभेंदु अधिकारी है, दिलीप घोष है, सुकांत मजूमदार है, या वो महिला जो उनके अग्निमित्रा पॉल है। ऐसे कई सारे बीजेपी के पास चेहरे हैं। तो बीजेपी के पास मल्टीपल जो लीडरशिप है, उसमें एक नेता कौन है जो सीधे ममता को चुनौती दे रहा है, जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी चेहरा है। और समीक भट्टाचार्य भले अध्यक्ष हों अभी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से जो उनका कैंपेन या जो भी है वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ है। अगर याद हो तो पिछले बार चुनाव में हराया भी ममता बनर्जी को, 1200 वोट से नंदीग्राम में वो हारी थी। तो शुभेंदु अधिकारी जो पार्टी का पूरा कैंपेन है या फिर जो पार्टी के को जो लीड कर रहे हैं वो पूरी तरह शुभेंदु अधिकारी तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष है वो, लेकिन समीक अधिकारी जो है ना वो पुराने संघ के लोग हैं। तो ये तो बीजेपी का वैसे स्टाइल भी है, अपना स्टाइल है। प्रदेश अध्यक्ष कोई और होता है, उनको उनके तरीके से जवाब देने वाला चाहिए होता है ना। देखिए, बीजेपी पहले भी लड़ रही थी, लेकिन पहले राहुल सिन्हा या तमाम लोग जो थे, इससे पहले जो पहला बार जो बीजेपी का कोई कैंडिडेट ढंग से लड़ा वो 2019 में दिलीप घोष थे, जब आपको याद होगा 18 सीट जीते। दिलीप घोष उस तरह से ग्राउंड पर उतर के लड़ाई करते थे जैसे ममता लड़ती थी। लेकिन इसके बाद जब पार्टी में कई लोग आए तो इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे चुनौती दी और एक बार हराने के बाद एक तरह से फेस हो गया। और अब जो पूरी पार्टी है दिल्ली जो है उन पर भरोसा करे। लेकिन मैं जो सिंगूर वाली बात करें, मुझे लगता है सिंगूर से पहले मैं एक बात जोड़ दूं कि अमित, शुभेंदु अधिकारी का प्लस पॉइंट ये है ममता के विरोधी होने का कि उनके सारे राज जानते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे शुभेंदु अधिकारी, इसलिए ममता से कैसे लड़ना है वो इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं जो सिंगूर वाली बात करते हैं, सिंगूर से पीएम मोदी ने कम से कम एक जो ना आप कह सकते हैं कि पूरे इलेक्शन का एक मोड तय कर दिया कि मैंने बीजेपी किस पे लड़ेगी। बीजेपी फिर से महिला को फोकस कर रही है, वुमेन सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, चाहे आरजी कर की बात हो, संदेश खाली की बात हो, उसकी बात पीएम ने भी अपनी चर्चा की। और महिला के जरिए वो फोकस यही करेगी जैसे कि बिहार में हुआ फायदा। साथ ही साथ एक जो एम फैक्टर है सो महिला के साथ है, जो वहां पर जंगल राज, महाजंगल राज इन्होंने कर दिया बिहार से,
तो जंगल राज में सारी चीजें आ जा रही है, Women तो, safety, हाँ वुमेन सेफ्टी भी आ रही है। safety, तो बीजेपी ने तय कर दिया है और उसी लाइन पे मुझे लग रहा है चुनाव, क्योंकि अगर आप कैडर बेस का बात कीजिए तो कई ऐसे इलाके जहां पर बीजेपी के अपने कैडर नहीं है, करीब 80,000 बूथ है, उसमें कई जगह बूथ पे बीजेपी के लोग नहीं है। लेकिन बीजेपी एक मोमेंटम खड़ा करना चाह रही है कि जो नाराजगी आरजी के बाद देखिए एक उस तबके में नाराजगी आई जो कि पढ़ा लिखा तबका होता है, इसलिए मुझे लगता है इस बार ममता थोड़ी दबाव में है। पिछले बार के चुनाव के बनिस्पत इस बार थोड़ी ममता दबाव में है और बीजेपी के पास जो अगर महिला सुरक्षा को अगर ठीक से वो आगे रखती है, और इसलिए जो मेरे 2 लोग से बात हुई जो कि वहां प्रभारी रहे हैं कि बीजेपी कैंपेन के दौरान ये बोलेगी कि अगर आपको जीना है तो बीजेपी का साथ दीजिए, सम्मान से रहना है तो बीजेपी को वोट करिए, इस तरह के स्लोगन के साथ बीजेपी आएगी ताकि जो मिडिल क्लास है, जो कि बड़ा तबका है, जो कि बीजेपी से दूर रहता है, भद्रो लोग वाले जो है, वो अगर उनका समर्थन मिलने के लिए जरूरी किस चीज को कैंपेन को वो आगे बढ़ाए। बॉस ने कैडर की जो बात कही, बंगाल में सर टीएमसी को सबसे ज्यादा अगर फायदा मिलता है तो उनके कैडर के कारण। उनका कैडर कैसे काम करता है, आप एसआईआर का एग्जांपल देखिए, हमने पूरा कवर किया एसआईआर के दौरान अभी जो आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, आप चले जाइए किसी बूथ पे, किसी सेंटर पे आप चले जाइए, वहां आपको टीएमसी का BLA 1, BLA 2, BLA 3, मतलब 1, 2, 3 बकायदा वो बना के बिठाए हुए हैं जो तीनों काम कर रहे हैं। बीजेपी के आप पनस्प देखिए, बीजेपी का BLO 1 तक तैयार नहीं हो रहा है। बीजेपी का जो कैडर है वो बिल्कुल, मैं बंगाल के इंटीरियर इलाकों की बात कर रहा हूं, शहर में नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा वीक है और टीएमसी अपने कैडर मूव कराती है। पिछली बार अगर आपको याद हो, डिफरेंट चरण में जो इलेक्शन हुए थे, टीएमसी ने क्या किया था, मान लीजिए मधुमग्राम में इलेक्शन कराया, मधुमग्राम का जो उनका कैडर था उस कैडर को उन्होंने संदेश खाली में मूव करा दिया, उसी कैडर को फिर वो मालदा मूव करा दिए। उनकी कैडर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बीजेपी को मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर चुनौती होगी तो इस कैडर को भेद करने में होगी। क्योंकि अभिषेक, ये जो अमित जो विमेन सेफ्टी एम एंगल की जो बात कर रहे थे, आप वहाँ लंबे समय तक रहे, आपको क्या दिखा कि क्या वाकई महिलाओं से भी बातचीत हुई होगी, आप ग्रामीण इलाकों में भी थे, तो क्या महिलाओं में वाकई नाराजगी है, जबकि ममता बनर्जी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती हैं वहाँ पर और जो कई पॉपुलर स्कीम्स हैं वहाँ पे? नाराजगी तो है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि दीदी जब मंच पे उतरती है, तो दीदी की सर एक बात करने का जो तरीका अगर आप देखोगे, जैसे बाकी नेता क्या करते हैं, मंच पे पोडियम लगाए गए, भाषण दिए, आ गए। दीदी में सबसे अच्छी बात है वो कनेक्ट करती है, वो चलती है, वो पूरा पोडियम घूमती है, आई टू आई कांटेक्ट रखती है। मैं उनकी एक सभा में गया था, वो बीच में पोडियम में जाके खड़ी हो गई, जो महिलाएं वहां खड़ी थी उनसे आंखों में आके डाल बात कर रही थी और बाकायदा उनकी एक रैली में उन्होंने ये बात कही। जो ईडी का हमने देखा जो प्रकरण हुआ, उसके पहले उन्होंने कहा कि जब ये सारे एजेंसी वाले दिल्ली से घुसेंगे आपके घर में तो आपका बेलना तैयार है ना, हमारे यहाँ जो कहते हैं, उन्होंने महिलाओं को बाकायदा ये कहा, उनका स्टेटमेंट है अपने रैली में। तो दीदी का और एक उनका सबसे मेजर फैक्टर है लक्खी भंडार। अगर आप बंगाल की पॉलिटिक्स में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कुछ करता है महिलाओं के लिए तो वह लक्खी भंडार, जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे आते हैं वो सबसे ज्यादा, और बीजेपी उसको काउंटर करना चाहती है। तो सुमित जी, मुझे लगता है कि ये जो कैडर वाली बात हो रही है ना, अगर कैडर की बात करिए तो फिर लेफ्ट का भी कैडर ऐसे ही था, लेकिन एक बार जब नाराजगी होती है ना, इसीलिए शायद बीजेपी का फोकस जो है वो कैडर, पता है कि कैडर हम वहां पे नहीं जा सकते हैं। ये जो BLA वाली बात है, अगर आपको याद हो तो SIR से पहले ममता बनर्जी सड़क पर उतरने की बात कर रही थी कि हम होने नहीं देंगे, लेकिन जब शुरू हुआ तो कहीं कुछ हंगामा नहीं हुआ। हंगामा तो अब हो रहा है ना, लेकिन उस समय कोई हंगामा नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो हर जगह हर बूथ पे अपने लोग के साथ 3-3 लोग का फॉर्म भरवा रही है, सबको उसको ये लगा कि हंगामा होने से कोई फायदा नहीं है, आप अपने वोटर को बताइए, दोनों काम कर रही है, फॉर्म भरवाइए, सब कुछ कराइए। हमें तो दोनों काम, मैसेजिंग भी कर रही थी हाँ, और फॉर्म भी भरवा रही थी। पॉलिटिकली डिबेट भी कर रही है बीजेपी से कि SIR आपने गलत किया है, तरीका कर रहे हैं, अपने लोग को भरा, अपने लोगों से क्या फॉर्म भी भरवा रही है। और जब तो ड्राफ्ट रोल आ गया है, अब तो फाइनल लिस्ट आने वाली है 26 तारीख को। कहाँ कटा? और नहीं कटा भी है, करीब 8-8.5% वोट कटा है वहाँ पे भी। उसमें अभिषेक बनर्जी जब दिल्ली में आके इलेक्शन कमीशन से मिले थे, उनके भतीजे, तो उन्होंने कहा कि हमारे BLAs, हमारे वर्कर्स इतने स्ट्रांग थे जमीन पे कि हमने केवल 8% वोट कटने दिए। यूपी में देखिए 18%, 20% कट गया, वहां पे परेशान हो रही है बीजेपी, उल्टा वो बीजेपी पे हमला कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अब तक और दूसरी तरफ अपने लोगों से फॉर्म भी भरवा रहे हैं, और फॉर्म 7 जो भरा जा रहा है, जिसके जरिए नए वोटर बन रहे हैं, वहां पे रोज प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, उस पे रोज हंगामा हो रहा है, नाम काटने वाली चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला काम कराइए आप। जैसे अपोजिशन बिहार में एक अपोजिशन के पास मौका था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही पूरा कराती है, तो जो BLO होता है वो आपके आंगनवाड़ी वाला होता है या फिर टीचर्स होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है।
यहाँ पर भाई बंगाल में आप नहीं बोल सकते ना कि स्टेट गवर्नमेंट गड़बड़ उन्हीं कर की रही स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं की इन्फ्लुएंस state है, तो ये उनका narrative- इन्फ्लुएंस है। मुझे लगता है ममता को ये समझ में आ गया था कि आप नैरेटिव सेट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ गड़बड़ी हुई, इसलिए उन्होंने ग्राउंड वर्क काम करवाया। दोनों काम किए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सारा खेल जो है ये परसेप्शन का है। अगर बीजेपी ये साबित करने में सफल होती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, महिला सुरक्षा, गुंडागर्दी हो रही है, संदेश खली, लोगों को पलायन होना पड़ रहा है, हिंदुओं को मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे, या घुसपैठ का जो मसला घुसपैठिया, है, बिल्कुल। अगर ये परसेप्शन बनाने में, जो कि पिछली बार थोड़ी बहुत थी, लेकिन अगर इस बार सही होता है हाँ। तो उसका फायदा होगा। बीजेपी इसमें कोशिश भी कर रही है। अभी बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी के जो भी बड़ा नेता जा रहा है वहाँ बंगाल में, वो दिल्ली से प्रेस कॉल के साथ जा रहा है, क्योंकि उनको वहाँ की प्रेस पे भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि वहाँ की जो प्रेस है वो बायस है, तो हम दिल्ली के प्रेस कॉल में दिल्ली के पत्रकार लेके जाएंगे। तो ऐसे भी ऐसे जो मीडिया के जो लेकिन बड़े नेता के टाइप से होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई नेता जब कोई अगर कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, हो रहा जो है भी उसमें, बड़ा हाँ, बड़े जैसे की कि बात अमित कर शाह रहा की हूँ, प्रेस अब शमी कॉन्फ्रेंस की हो बात रही नहीं है, करूंगा, हाँ। जो बड़े नेता जा रहे हैं, जो दिल्ली के नेता जाते हैं। ये होता है क्योंकि वहां पे दबाव इस तरह से हाँ, है, वही। मीडिया पर बहुत ज्यादा दबाव है ममता का वहां पे कि आप इस तरह से करेंगे तो तुरंत एक्शन होता है। तो ये इस तरह के राज्यों में घुसपैठिए की बात कर हाँ, मैं अनुज के पास आ रही हूँ। घुसपैठिया वाला ज़्यादा आप तो वहाँ से भगा के आए हैं बहुत सारे घुसपैठे। मुझे पता है, आपकी रिपोर्ट आई थी कि कैसे पूरा एक कौन सा मोहल्ला था, हाँ, वो कोलकाता का न्यू टाउन का इलाका है। उसके पीछे जो है वो लगभग 1 लाख बांग्लादेश मूल के लोग रहते थे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन सोचिए पिछले 25 साल से रहते थे। और मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इंटरेस्टिंग क्या है सर, आप जरा सोचिए, कोई 15 साल 20 साल से रह रहा है, उसका वोटर आईडी कार्ड है, उसका राशन कार्ड है, सारी डिटेल्स है, और नाम कैसा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं रिपोर्ट करने गया, मेरे पास डेटा था कि फलाना फलाना बीएलओ से मैंने लिया था, मेरा एक सोर्स था बीएलओ, उससे मैंने लिया। तो उसने बोला सर इसमें इंटरेस्टिंग ये है ना कि इसके पिता का नाम और इसके पति का नाम एक ही है, सेम है। मैंने बोला अरे यार ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने बॉस को फोन किया, मैंने बोला बॉस ये है। बोले कंफर्म कर ले, ऐसा ना हो कि बंगाल में है। मैंने बोला नहीं बॉस, मेरा सोर्स एकदम कंफर्म कर रहा है कि ये नहीं है, बांग्लादेश का ही है। बोले फिर जाओ फिट करो उसको। तो बॉस से परमिशन लेके मैं गया करने के लिए। मैंने उसके भाई को पकड़ा, लकीली वो उसका भाई वहाँ बैठा था, तो मैंने उसको पकड़ा। मैंने पूछा भाई तुम्हारी बहन का नाम, तो उसने बोला फलाना फलाना। मैंने बोला तुम्हारे बहन के पति का नाम, उसने बोला एक्स। मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। जैसे ही मैंने सवाल किया वो चुप हो गया, वो समझ गया कि मैं किस लाइन पे आ रहा हूँ। उसने कान पकड़ी, हमारे ऑन कैमरा वो माफ़ी मांगा कि सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, वो बांग्लादेश से आए थे और यहाँ आके बस गए थे। लोकल लीडर्स ने हमारी मदद की और उसका वोटर आईडी कार्ड बन गया। तो ये जो घुसपैठिया है, ये बीजेपी बार बार इसीलिए टारगेट कर रही है क्योंकि उसको पता है ये जो वोट बैंक है वो टीएमसी की तरफ जाने वाला है, और इसको अगर आपने सेंध लगा दी तो फिर बीजेपी को इससे फायदा होगा। नहीं, हमने और आपने एक स्टोरी भी की थी झारखंड में, एग्जैक्टली। उसमें भी जो एजेंसी के पास इनपुट था उसमें ये होता था कि घुसपैठ कहाँ से होता है, तो मुर्शिदाबाद एक particular पश्चिम बंगाल, हाँ, हाँ। पश्चिम वो बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर, हाँ, चूंकि बॉर्डर पर बंगाल है, वहां पर बाकायदा एजेंसियों के पास इनपुट था कि जो ज्यादातर घुसपैठ होता है कहीं ना कहीं ये सबसे हॉट स्पॉट है, इसके जरिए ही वो होता है। एजेंसी बीजेपी क्यों ऐसा कह रही है, क्योंकि एजेंसी के पास कई ऐसे इनपुट हैं कि कहीं ना कहीं घुसपैठिए जो हैं वो आए थे, वो धीरे धीरे वहाँ रहने लगे, उन्होंने अपना पहचान पत्र भी बनवा लिया। जैसा कि अभिषेक बता रहे, गड़बड़ी जो एसआईआर की जो कहानी शुरू हुई इसी वजह से शुरू हुई कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी के जो वोटर हैं, खासतौर पे जो ये अगर घुसपैठिए आए हैं तो निश्चित तौर पर टीएमसी की तरफ जाएंगे। इसी वजह से लगातार बीजेपी इस चीज़ को उठा रही है, मुद्दा बना रही है। और मुझे ये लगता है, जैसे मैं एक बार फिर से ईडी पे आऊँगा कि ठीक है, टाइमिंग को लेकर जो आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे, हमने ये सवाल पूछा था, मैं उस समय भूल गया था, डायरेक्टर के साथ हम बैठे थे, हमने कहा सर ये बार बार क्यों सवाल उठता है भाई, क्यों ईडी को लेकर सवाल कर कि आप लोग टाइमिंग मतलब जब भी कहीं किसी राज्य में इलेक्शन होता है तब आप पहुंच जाते हैं। तो उनका एक पॉइंट कहना था कि चलो इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आप तो शुरू से एजेंसी कवर कर रहे हो, एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं, एजेंसियाँ के पास जैसे जैसे इनपुट आता है एजेंसियाँ काम करती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ दूसरी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की। अभी रिसेंटली ईडी ने बीजेपी के एक नेता के खिलाफ कार्रवाई की, जहाँ पे रेड हुआ हरियाणा में। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। ममता बनर्जी जिस तरीके से इस पूरे मामले में सामने आई, वो कहीं ना कहीं उनका जो रोल था वो सवालों के घेरे में था, और निश्चित तौर पर इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आएगा वो दिलचस्प होगा। सुमित जी, बस अब कार्यक्रम को ख़त्म करने का समय आ रहा है, लेकिन बस एक आखिर सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मान रहे हैं कि ये लड़ाई, आपने जो पहले भी कहा है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस
और इसके बीच बीजेपी की लड़ाई है। इसमें आप तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं 2026 के चुनाव में? देखिए, ये भविष्यवाणी करना मैंने कई साल पहले छोड़ दिया है और ये करनी भी नहीं चाहिए। हम लोग तो राजनीति के छात्र हैं, जो दिखता है वो दिखा देते हैं। लेकिन मेरा कुल मिलाकर कहना है कि ये सबसे अधिक कठिन चुनाव है टीएमसी के लिए। टीएमसी के लिए मतलब जिस तरीके से 11, 16, 21 में लगातार लड़ी और 26 में वो लड़ना चाह रही हैं, पर बीजेपी के लिए भी उतना ही कठिन चुनाव है ये बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति की है और जब उनको पता है कि दुश्मन मेरा सिर्फ एक ही है, मुझे अब कांग्रेस से या टीएमसी उस बाकी की चिंता नहीं करें, उनका भी फोकस क्लियर है कि मुझे तो कमल के फूल पर, अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर हमला करना है, तो वो उस पर फोकस टारगेट कर रही है, तो उनका भी अटेंशन जो है वो डाइवर्टेड नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली आपको लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी, आपको मारपीट देखने को मिलेगी, आपको हिंसा देखने को मिलेगी। ये तय है इस चुनाव। और सुमित सर की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, जो सर अब बात बता रहे थे कि मारपीट और ये सब होगा, टीएमसी के नेता ये बात मानते हैं। मेरी टीएमसी के सीनियर कुछ लीडर से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि अगर बीजेपी ये चुनाव नहीं जीती तो आगे वाले 15-20 सालों चुनाव नहीं जीत पाएगी। नहीं, तो ये चुनाव आयोग के लिए भी बड़ा चैलेंज है अमित, कि इस तरह बिल्कुल जो निष्पक्ष और नहीं, मुझे लगता है कि वो तो इस तरह के चुनाव है ही, क्योंकि क्या होता है कि उस दौरान पुलिस फोर्स, आप देखिए कि बंगाल से ही उस तरह की तस्वीरें आती थी जिसमें कि बूथ लूटने की कोशिश या बिहार भी था, बिहार भी था। नहीं, इस बार बिहार में ऐसा कुछ नहीं, मतलब इस बार नहीं है, लेकिन बिहार से भी ऐसी तस्वीरें आती थी, पहले आती थी, अब रिसेंट में अब नहीं आ रही, किसी राज्य से नहीं आ रही है, बंगाल से अभी भी आती है। और इसके बाद पोस्ट जो इलेक्शन हिंसा है ना, वो बहुत वो ज्यादा खतरनाक, वो ज्यादा खतरनाक। अब जिसमें एक फैक्टर जो है ना, जो डेंट कर सकते हैं, जो हुमायूं कबीर, जो भाई हमारे अभिषेक के मित्र हैं हुमायूं कबीर, उनके पक्ष भी जाएगा ये। लेकिन हुमायूं कबीर अगर सही में अगर इसी तरह से आगे बढ़ते गए और अगर बाई चांस उनकी बॉन्डिंग वो फुरफुरा शरीफ और ओवैसी के साथ हो जाती है, तो मुझे लगता है अगर वो मुस्लिम वोट का अगर वोट काटते हैं तो सीधा सीधा नुकसान ममता को। पर एक बात और भी ना, क्या ममता भी तो हिंदू वोट को काट रही है। वो महाकाल मंदिर बनवा रही हैं, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवा दिया, मतलब जगन्नाथ मंदिर कलकत्ता में चालू हो गया बाकायदा, जो कि उड़ीसा का कॉपी है। महाकाल मंदिर का उन्होंने परसों इनॉग्रेशन किया, वो हर हर महादेव और महादेव रक्षा करो, दुर्गा मंदिर। लेकिन तो वो उनका ध्यान भी है कि बीजेपी को अकेले हिंदू वोट ही लेने देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले पिच पे ना, मुझे लगता है बीजेपी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आप जब वही ममता कॉपी करती हुई लग रही है, नहीं ममता कॉपी करती हुई लग रही है। हाँ, क्योंकि अगर ममता वहां पर देखिए पूजा के दौरान अगर नमाज हो या मुहर्रम हो तो उस पर रोक लगाती है, तो ये सब चीजें उनको थोड़ा हिंदुओं के खिलाफ जाती है। फैक्टर्स जो आप बता रहे हैं दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है। ये मुस्लिम फैक्टर वक्फ वाला जो मैटर हुआ है ना, जो ममता का स्टेटमेंट आया था कि हम नहीं लागू होने देंगे, और 6 दिन पहले उन्होंने तुरंत पलटी मार के जो प्रेशर डाला था, मुतवली बहुत नाराज है। मैं वक्फ बोर्ड के ऑफिस से रिपोर्ट किया था, बाहर इतने लोग परेशान थे, कोई मुर्शिदाबाद, कोई बेलडंगा, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, और उनका एक ही बात कहना था कि अब हम दीदी के साथ जो है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि दीदी बीजेपी की एजेंट है। ये शब्द है उनके, वो ये ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप देखिए तो कहां जाएंगे, जो तीसरा फ्रंट अगर है नहीं, कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है। हुमायूदा आएंगे, हुमायूदा भी जिंदा है, टाइगर। ये हुमायूदा को ऐसे बेच रहा है जैसे 50-60 सीटें जीत जाए। अगला मैं लिख के बोल रहा हूँ, डबल फिगर में नहीं आएंगे वो, देख लेना आज की डेट में। सर ये है कि मुर्शिदाबाद अभी देख लेना हो गया। इनको दोबारा बंगाल भेज रहे हैं, भेजना ही पड़ेगा, दोस्ती करके आए तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, वैसे हमारे सभी साथी बंगाल का जल्द ही दौरा करने वाले हैं। ये चारों लोग आपको बंगाल में दिख जाएंगे, तो हम इनके साथ फिर अगला एपिसोड जरूर करेंगे और बंगाल की बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं इन सभी साथियों को आमंत्रित करती हूँ कि अभिषेक जो मिठाइयाँ लेकर आए हैं मेरी सीट पे रखी है, सब चलें और उसका आनंद उठाएं। जो देख रहे होंगे वो कहाँ अभी वो देखने वाले अपनी चीनी निकाल के थोड़ा गुड़ खाइए, सर्दियों का मौसम है, गुड़ खाइए, तिल के लड्डू खाइए। तो चलिए आज ये कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया है, आप सबसे इजाजत लेते हैं। लेकिन एक बात जो बताना मेरे लिए जरूरी होता है, मेरी जिम्मेदारी भी है, और नहीं तो फिर सुमित जी नीचे जाकर मुझे नहीं मैं कभी नहीं, अब मैं बदनाम बहुत करती है भाई, मैं बता देती हूँ। टीजर करती मुझे अच्छा लगता है, वो पब्लिक को पसंद नहीं। बदनाम नहीं कर रही हूँ मैं, तो मैं कभी आपसे नहीं बदनाम नहीं कर रही हूँ मैं, तो चाहती हूँ इनका नाम होता रहे, क्योंकि चक्रव्यूह रोज शाम 7 बजे ये टाइम्स नाउ न भारत पर लेकर आते हैं, और ये हमारे सारे रिपोर्टर आपको टाइम्स नाउ न भारत पर रोजाना दिखते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खबरें लेकर के आते हैं, फैक्ट के साथ, पूरी पड़ताल करके। तो इन रिपोर्टर्स को भी देखना मत भूलिएगा टाइम्स नाउ न भारत पर, और रिपोर्टर्स अनकट को आप भला कैसे भूल सकते हैं। तो हमारा कार्यक्रम देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दीजिए इजाजत, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।